Good morning, students. I hope you all are doing well at your home. So, I request all of you to stay home and stay safe. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था। तो आज उसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर दैट आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो उसमें हमने क्या किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ कॉजेज़ पढ़े थे। उसमें 4 मेन कॉजेज़ थे। फर्स्ट वन वाज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या था कि हमने बर्बन डायनेस्टी को डिस्कस किया था। उसमें लुई 14, लुई 15 एंड लुई 16 थ्री उसमें किंग्स थे। लुई 14 का उसका मेन उसमें चीज़ें पढ़ी थी हमने कि एक वो कई एक महान शासक था, कई लड़ाइयाँ जीती उसने, जिसके कारण फ्रांस एक बहुत बड़ी डेट में चला गया, कर्ज में चला गया। हाँ, उसने पावर को सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की कि जो भी पावर थी वो अपने हाथों में लेने की। वो एक डेस्पोट था जिसको हम बोलते हैं एक तानाशाह, एक निरंकुश शासक जिस पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। उसके बाद लुई 15 पढ़ा था हमने। लुई 15 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बारे में क्या था, उसने एक 7 साल का वॉर लड़ा था, उसने 7 years वॉर। और किस किस के बीच में था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो उसके कारण क्या था, 7 साल का एक वॉर चला, तो उसकी वजह से भी फर्दर जो फ्रांस था वो कर्ज में और ज़्यादा कर्ज में डूब गया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था लुई 16 के बारे में। उसका मेन क्या था कि पैलेस ऑफ वर्साइल में जो रहता था वो बाहर, उसमें हमेशा वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता था उस मेंटेन करने में उस पैलेस को। वो हमेशा पैलेस में ही रहता था, सिटी में नहीं जाता था लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, जिससे उसको जो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम होती थी। टैक्स इंक्रीज होता जा रहा था कॉन्टीन्यूसली, तो जिसकी वजह से लोगों में भी गुस्सा था। तो लोगों में गुस्सा होगा तो वो रिवोल्ट करेंगे राजा के अगेंस्ट। तो ये पढ़ा था हमने। उसके बाद सेकंड कॉज क्या था, सोशल कॉजेज़। सोशल कॉज में मेन सोसाइटी पढ़ी थी हमने कि 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन कौन थे, जो चर्च का मेन पार्ट था, जो थे क्लर्जी थे, जो था उसमें बिशप्स, फादर जो ये बोलते हैं ना, चर्च के फादर बोलते हैं हम, जो उनके हेड होते हैं चर्च के, तो उसी तरह बिशप होता है उसमें। उसका कुछ पढ़ा हमने। 1 लाख पॉपुलेशन थी, 10% लैंड थी। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी थी, फ्यूडल लॉर्ड जो राजा के नीचे जो सामंत होते हैं वो सेकंड स्टेट में थे, उसको नोबिलिटी बोलते हैं हम। उसकी पॉपुलेशन 4 लाख थी एंड अराउंड 25% ऑफ लैंड थी टोटल फ्रांस की, जो सेकंड स्टेट के अंडर थी। थर्ड स्टेट था उसके बाद, जिसमें बाकी बचे हुए सारे लोग आते हैं, फार्मर्स आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, ये होते हैं। इसमें क्या था, ये इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल्स। एजुकेटेड जो होते हैं ट्रेडर्स थे, व्यापारी, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल मीन्स जो राजा के दरबार में जो ऑफिसर थे उनको बोलते हैं। बाकी इसमें अनएजुकेटेड लोग कौन से थे, फार्मर्स थे, आर्टिशंस जो कारीगर होते हैं उनको आर्टिशंस बोलते हैं हम, फैक्ट्री वर्कर्स ये थे। अच्छा, इनकी पॉपुलेशन क्या थी फ्रांस में, 2.7 करोड़ थी उस टाइम पे, जो फ्रांस की पॉपुलेशन का 95 to 99% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता था उसका। तो ये हमने पढ़ा था। बाकी रिमेनिंग लैंड ये होती थी इनकी। फिर टैक्स का सिस्टम पढ़ा था कि टैक्स टैक्स कौन पे करता था। टैक्स पे करते थे सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग, जो कॉमन मैन थे ना, वही टैक्स पे करता था। एंड पीपल ऑफ फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट वर नॉट लायबल टू पे टैक्सेस। इसमें फर्स्ट स्टेट में आते हैं, मैंने बताया था चर्च वाला पार्ट है, क्लर्जी, बिशप्स, फादर, ये था। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, फ्यूडल लॉर्ड्स, राजा के सामंत, ये थे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो बड़े लोग होते थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। थर्ड जो कॉमन मैन था, आम आदमी, वही टैक्स पे करता था। उसके बाद हमने थर्ड कोज, मेन कोज क्या था इस रिवॉल्यूशन के पीछे, इकोनॉमिक कोज। अच्छा, इकोनॉमिक कोज में उस ये क्या था, इस रिवॉल्यूशन का एक ट्रिगरिंग कोज, मींस ट्रिगरिंग कोज जिसके कारण हम बोलते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक कोज मींस इकोनॉमी देश की बहुत बेकार थी। इकोनॉमी बेकार होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, भुखमरी होगी, उनके पास जैसे मेडिसिन्स नहीं होंगी, बीमार होंगे तो दवाइयाँ नहीं होंगी ठीक होने के लिए, मतलब बहुत बुरी हालत। इस तरह की हालत लोगों को एक अथॉरिटी के अगेंस्ट, एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, किंगशिप, मोनार्की के अगेंस्ट लोगों को खड़ा करती है। लोगों में जब गुस्सा फूट पड़ता है, तो ये एक ट्रिगरिंग मेन कोज था जिसने आग में घी का काम किया। दूसरा क्या था कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, कि मैंने आपको बताया था कि 1700 से 1789 इन
89 और 90 ईयर्स के बीच में फ्रांस की पॉपुलेशन 2 करोड़ टू 2.7 करोड़ हो गई, यानी 70 लाख का इंक्रीमेंट हुआ पॉपुलेशन में। तो 70 लाख लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए खाना दाना सब कुछ चाहिए होता है। तो उसकी वजह से ये इकोनॉमिक कोज हुआ, इकोनॉमिक बर्डन आया देश पे। तो उसके बाद अच्छा, इसका लास्ट कोज हमने पढ़ा था कि इंटेलेक्चुअल्स में क्या था, उस समय लोगों की सोच में बदलाव हुआ, पढ़े लिखे लोग आए, वेरियस ऑथर्स बताए थे मैंने आपको, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर जो फ्रेंच थे, इन्होंने बोला था, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि पीपल सोवरेनिटी होनी चाहिए, लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए। तो इन्होंने, कई लोगों ने अलग अलग टाइप के लोगों के राइट्स बताए थे कि इस तरह के राइट्स लोगों को मिलने चाहिए। सलोन कल्चर आया था, मैंने बताया था आपको कि लोग बड़ी सी बिल्डिंग के में बैठ के एक बड़े से हॉल में कुछ डिस्कस करते थे, न्यूज़पेपर रीडिंग होती थी। एजुकेटेड पर्सन्स जो पढ़े लिखे लोग थे वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से, ताकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो उसको सुन सकें। तो इस तरह का था ये, हमने उस वीडियो में उसके मेनली कॉजेज़ पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम इस लेक्चर में अब कॉजेज़ से आगे चलेंगे। देखते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन की मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से स्टार्ट हुआ और 10 साल का टाइम पीरियड था अप टू 1799। तो इसका टाइमलाइन हम देखेंगे कि आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके कि 1789 में क्या स्टेट जनरल, 89 टू 91 नेशनल असेंबली। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं एक एक पॉइंट करके आपको जब समझाऊंगा तो सब कुछ आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगा। 91 टू 92 लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद 92 टू 95 नेशनल कन्वेंशन आया। उसमें एक साल का टाइम था ये नेशनल कन्वेंशन में। 93 टू 94 उसमें बोलते हैं एक साल को रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल। एक साल रेन मतलब कि सत्ता, शासन, तो आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। 95 टू 98 डायरेक्टरी रूल। 99 में कू बाई नेपोलियन, इसको कू, COUP को कूप नहीं बोलते, कू बोलते हैं, कू, कू बाई नेपोलियन बोनापार्ट। कू का मीनिंग क्या होता है? तख्ता पलट। जब किसी सरकार का हम तख्ता पलट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ मैं आपको कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कोई लोग हों या आर्मी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार का तख्ता पलट कर दे, सरकार को हरा दे, उसकी पोजीशन से हटा दे अचानक, ठीक है, अपने बाहुबल से, अपने पैसों के बल से अचानक सरकार को हटा दे, गिरा दे, लोगों को मार दे, एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट में किसी को, प्राइम मिनिस्टर को मार दे या उनको हटा दे, खुद मतलब सत्ता पावर अपने हाथ में ले ले, उसको बोलते हैं कू, तख्ता पलट बोलते हैं उसको। तो बिना इलेक्शंस के, मतलब दूसरी सरकार का या दूसरे लोगों का पावर को अपने हाथ में लेना, विदाउट इलेक्शंस, विदाउट एनी लीगल फॉर्मेशन ऑफ एनी लॉ, तो उसको बोलते हैं हम कू। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1799 में। तो ये लास्ट पॉइंट, तो हम इसमें पढ़ते हैं 1789 का पढ़ते हैं हम इसमें सबसे पहले। इसमें क्या था, ये स्टेट जनरल का पढ़ते हैं। ये देखिए स्टेट जनरल ये क्या था, 5 में 99 में 1789 में ये स्टेट जनरल बना था। तो ये देखो हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट जनरल सोसाइटी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। उन्हीं से रिलेटेड स्टेट जनरल है ये, उन तीनों स्टेट का कंबाइन करके उनसे एक सभा बनती है। तीनों के अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, हम ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उनके डेलीगेट्स होते हैं तीनों स्टेट से मिला के, उनसे कुछ लोग लिए, सेकंड से कुछ लोग लिए, थर्ड से कुछ लोग लिए, फिर एक सभा बनती है। जनरल मीन्स आम लोग बोलते थे ना, जनरल पीपल, जनरल थिंग्स। तो ये एक आम स्टेट था, इस सभा थी। इसको 5 मई 1789 को इस सभा को बुलाया गया था। ए सुपर पार्लियामेंट विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स, तीनों स्टेट से इसके रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें इसकी। और ये 175 साल में पहली बार इस मीटिंग को बुलाई गई। अच्छा, 175 साल में किसी मीटिंग को हम पहली बार बुलाते हैं किसी ग्रुप को, तो इसका मतलब कोई सीरियस कंडीशन होगी तभी बुलाया होगा। तो सीरियस कंडीशन क्या थी कि उस टाइम पे मैंने बोला था कि फ्रांस में कर्ज में डूबा हुआ था।
तो कर्ज में जब कोई देश डूबता है तो एक चारा क्या होता है, एक तरीका उस कर्ज से निकालने के लिए देश को, कि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस। कि जैसे एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया कि लोग अगर ये पैदावार होगी तो ये चीज़ निकालेंगे हम उससे। दूसरा जैसे किसी की एम्प्लॉयमेंट पे टैक्स लगा दिया जाए कि ये लोग इस तरह से इस तरीके से नौकरी में कमाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। तो राजा का, किंग का, जो लुई 16 किंग था, लुई 16 का एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसको नेकर जिसका नाम था, उसने ये बोला कि राजा साहब चलो टैक्स बढ़ा देते हैं। अब टैक्स बढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम उसको दूसरे देशों से हमने जो कर्ज लिया था वो हम कर्ज चुका देंगे। तो अब राजा साहब ने क्या बोला, वो बोले कि चलो टैक्स तो बढ़ा देंगे, इसका डिसीजन हमको अगर खुद लेंगे तो फिर से ये मतलब एक बड़ा सा रिवोल्ट हो जाएगा, लोग हमारे अगेंस्ट आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, सभा बुलाते हैं, फिर हम टैक्स बढ़ाएंगे। अगर सभा बोलेगी तो टैक्स बुलाएंगे, स्टेट जनरल ये सभा आएगी तो टैक्स बढ़ाएंगे, नहीं बोलेगी तो फिर देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 5 मई 1789 को सभा बुलाई स्टेट जनरल। उसमें क्या होता है कि जैसे ये डेलीगेट्स आते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, 3 स्टेट थे उसमें। जैसे फर्स्ट स्टेट क्या था, चर्च का पार्ट था, तो उससे आए 300 लोग। सेकंड स्टेट से भी 300 लोग आए, उसमें ये दिखा रखा हमने जैसे। और थर्ड स्टेट से जिसमें कॉमन मैन थे, सभी जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फार्मर्स लोग थे, आर्टिशंस थे, उससे उससे इसमें आए 600 लोग, जैसा इसमें डेलीगेट्स में आपको दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्क ना ये चर्च था, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, फ्यूडल लॉर्ड जो सामंत राजा का जो मंत्रिमंडल होता है उसके लोग थे, सेकंड में कॉमन मैन। अच्छा, फिर इसमें क्या होता था कि इसके बाद एक डेडलॉक आया। डेडलॉक क्या बोलते हैं, जब कोई सभा बुलाई जाती है और सभा का कोई जब निर्णय नहीं निकलता है। देखो ये सभा, ये एक ये राजा के जो वर्साइल पैलेस था उसमें उसके बीच में एक बड़ा सा हॉल था, देखो कितना बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें ये सभा बुलाई गई, उसका ये पेंटिंग है, एक ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, पेंटिंग है। पेंटिंग से आप ये दिखा अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कितना बड़ा हॉल था, कितने ज़्यादा लोग थे। 300 और 600 यानी टोटल 1200 पर्सन्स थे। तो उसका ये वर्साइल पैलेस का हॉल है। तो मैंने आपको बताया कि उसमें मीटिंग में एक डेडलॉक आ गया। डेडलॉक का ये मीनिंग क्या होता है कि जब अगर कोई सभा बुलाई जाती है और उस सभा में कोई भी नतीजा नहीं निकले, मीटिंग होती है, बहुत टाइम लग जाता है, लास्ट में जो जिस नतीजे निकालने के लिए हमने वो सभा बुलाई थी वो नतीजा नहीं निकल पाता, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। अब डेडलॉक कैसे आया कि पहले क्या होता था कि ये इस सभा के 3 पार्ट थे। पहले क्या होता था कि जैसे फर्स्ट स्टेट का एक वोट काउंट होता था, सेकंड स्टेट का दूसरा वोट और थर्ड स्टेट का तीसरा वोट। अब तीनों सभाओं में से 2 वोट अगर उस निर्णय के पक्ष में पड़ गए तो वो क्या हो जाता था, वो बिल या वो लॉ वो पास हो जाता था। और फिर उसके बाद अब डेडलॉक इसलिए हुआ क्योंकि जो थर्ड स्टेट था जिसके 600 लोग थे उस सभा में, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे 600 लोग होते हैं और हमारे लोग अगर इसमें चलो बिल के अगेंस्ट में बोले कि ये बिल पास नहीं करना, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग पास कर देते हैं, तो उनके 2 वोट हो गए, हमारा 1 वोट, तो बिल पास हो जाता है। और हम बोलते हैं बिल पास नहीं करना तो पास नहीं होता, लेकिन उनके भी 600 लोग और हम भी 600। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 3 वोटों की बजाय वोट हम ऐसे डालें कि फर्स्ट स्टेट पूरा वोट डाले 300 लोग, सेकंड स्टेट के 300 लोग पूरे वोट डालें और थर्ड स्टेट के 600 लोग वोट डालें, टोटल मिला के 1200 वोट हो गए। उसमें जो जीतेगा उसकी मेजोरिटी होगी। तो उस तरह से वो बिल या वो लॉ या वो किसी को टैक्स बढ़ाना हो तो वो निर्णय उसके हिसाब से लिया जाएगा, मेजोरिटी ऑफ वोट जिसकी तरफ होंगे। तो अब क्या हुआ, राजा ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो राजा ने बोले नहीं होगा, तो वोट भी नहीं पड़े। तो फिर क्या हुआ, डेडलॉक आ गई, ये मीटिंग ख़त्म हो गई। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, थर्ड स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ एज नेशनल असेंबली। अब थर्ड स्टेट जो क्या था उसने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट मीन्स कि हम कोई वोट नहीं डालेंगे, आज से हम इस सभा से अलग हो रहे हैं। हम 600 लोग जो हैं, कभी ये सभा नहीं बुलाई जाएगी तो आप फर्स्ट स्टेट आओ और सेकंड स्टेट आओ, हम नहीं आएंगे। और उसके बाद से उन्होंने थर्ड स्टेट
ने अपने आप को अलग नाम दिया। उन्होंने बोला कि आज के बाद हम नेशनल असेंबली के नाम से जाने जाएंगे। तो उसने क्या किया, लुई 16 जो राजा था जिसके सामने ये हो रही थी, ये मीटिंग हो रही थी, तो उसने क्या बोला कि भाई नेशनल असेंबली है जो ये मेन हॉल है वर्साइल पैलेस का, इसको बंद कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए, और नेशनल असेंबली मीन्स थर्ड स्टेट के लोग कोई भी अब वर्साइल पैलेस में इस हॉल में कभी कदम नहीं रखेंगे। तो राजा ने ये बोला। अब वो लोग क्या करें, नेशनल असेंबली जो थी वो क्या, उसने क्या किया, वो उस महल से बाहर चले गए वर्साइल पैलेस के हॉल से, और बाहर जाके एक टेनिस कोर्ट था जो पेरिस सिटी था, पेरिस सिटी में एक टेनिस कोर्ट था। तो टेनिस कोर्ट में जहाँ पे टेनिस की प्रैक्टिस की जाती है, टेनिस खेला जाता है, तो उस टाइम पे टेनिस खेला जाता था फ्रांस में। तो टेनिस कोर्ट में गए और उन्होंने वहाँ पे मीटिंग ली, और मीटिंग के बाद उन्होंने ओथ ली, टेनिस कोर्ट ओथ मीन्स कसम ली। क्या कसम ली? नॉट टू डिसबैंड अंटिल ए कॉन्स्टिट्यूशन इज इन प्लेस, कि हम जब तक अलग नहीं होंगे, जब तक हम मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान नहीं बना लेते। अब क्या उन्होंने सोचा कि अब हमारा देश वो क्या है, एक संविधान के ऊपर चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि कोई राजा बन जाए वो अपने रूल ही चलाए, वो अगर किसी कोई लोग उसको अच्छा नहीं लगे तो किसी को मार दे, कोई उसको अच्छा लगे तो वो अपने शामिल कर ले, उसको पैसे दे दे, ऐसे नहीं चलेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रॉपर संविधान बनना चाहिए, उसके हिसाब से देश चलेगा। तो ये थर्ड स्टेट के लोगों ने जो नेशनल असेंबली के नाम से जाने गए, उसने क्या बोला, टेनिस कोर्ट ओथ ली और ये बोला कि हम नॉट टू डिसोबे, नॉट टू डिसबैंड अंटिल ए कॉन्स्टिट्यूशन इज इन प्लेस, कि हम जब तक अलग नहीं होंगे, जब तक हमें फूट नहीं डलेगी, जब तक टूटेंगे नहीं हम 600 लोग, जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लें। तो अब जून की बात आ जाती है। जून में क्या हुआ, अब वो सारा मैंने बताया ना आपको, मई में चल रहा था, 5 मई को ये मीटिंग हुई, तो मई का सारा घटनाक्रम था ये। अब जून में क्या हुआ, ऑल ओवर फ्रांस पीजेंट्स रिवोल्ट, पीजेंट्स किसको बोलते हैं, एक तरह से जो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं लोग, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको पेजेंट्स बोलते हैं। तो पेजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स, जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स, जो राजा के जो मंत्रिमंडल होता है, जो उन पे कंट्रोल करते हैं किसानों पे, तो उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अब रिवोल्ट में क्या था कि जैसे अब वो तो किसान तो क्या अनाज पैदा करते हैं, अनाज पैदा करके वो टैक्स में अनाज किसको दे देते हैं, राजा को दे देते हैं। राजा क्या करता है, उसको अनाज को स्टोर कर लेता है, ग्रेन हाउस, ग्रेन हाउस मतलब जहाँ पे अनाज स्टोर किया, तो उनको ग्रेनरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेनरीज में राजा अनाज इकट्ठा कर लेता है, किसानों के हाथ कुछ नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने भुखमरी थी उस टाइम पे, तो किसानों ने क्या किया, पेजेंट्स थे, उन्होंने रिवोल्ट किया राजा के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध, राजा के विरुद्ध खड़े हो गई, और ग्रेनरीज पे, ग्रेन हाउस पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ग्रेन हाउस को लूट लिया, बाज़ारों को लूटा, दुकानों को लूटा। तो उससे क्या हुआ कि जैसे जो लैंड रिकॉर्ड्स थे, मतलब जो भूमि का लेखा जोखा ब्यौरा था कि कितनी ज़मीन किसके पास होगी, सॉरी, तो जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको भी लोगों ने जलाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जलानी शुरू कर दी, राजा के लोगों को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉमन मैन तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। अगर कॉमन मैन में गुस्सा फूट पड़ा तो राजा के बस की बात नहीं होगी वो उनको संभाल सके। तो लोगों में गुस्सा फूटा, तो लोगों ने क्या किया, राजा को बहुत परेशान किया। तो उसको, उस टाइम को क्या बोलते हैं, द ग्रेट फियर, टाइम ऑफ द ग्रेट फियर। अब ये डर किस में हुआ, डर पैदा हुआ फर्स्ट स्टेट के लोगों में और सेकंड स्टेट के लोगों में, वही थे जो राजा के अंडर होते थे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट क्या था, वो तो कॉमन मैन वाला था, कॉमन मैन तो राजा के अंडर होगा नहीं। अब वो उन्होंने थर्ड स्टेट ने फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, द टाइम ऑफ ग्रेट फियर, द ग्रेट फियर। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक डर घुस गया उन लोगों के, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के बीच में। जो नोबिलिटी थी ना, जो नोबिलिटी बोलते हैं सेकंड स्टेट, वो बड़े लोग होते थे, राजा के लोग होते थे, तो उनमें क्या हो गया, डर घुसना शुरू हो गया, डर, उसको उनको डर लगना लग गया बहुत ज़्यादा। तो लोग बोले हम, अब कॉमन मैन भी क्या थे, अब उसमें तो नेशनल असेंबली में तो 600 ही लोग थे जो थर्ड स्टेट था। अब कॉमन मैन जो सिटी में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, वो क्या बोले, हम नेशनल असेंबली के ही साथ हैं। मीन्स थर्ड स्टेट में जो 600 लोग थे नेशनल असेंबली जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था, कॉमन मैन क्या बोला, आम आदमी, कि हम नेशनल असेंबली के साथ हैं, हम फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के साथ नहीं हैं। तो अब लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। अब राइट्स हुए, राइट्स इन पेरिस इन सपोर्ट ऑफ असेंबली एंड अगेंस्ट किंग सेक्शन। अब राजा के विरुद्ध राइट्स, राइट्स मीन लड़ाई दंगे। ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स अब कानून नियम कोई कुछ भी नहीं मान रहा था, लोग सभी लोग बस रिवॉल्यूशन में थे, क्रांति में थे सभी लोग, गुस्सा बहुत बुरे तरीके से फूट पड़ा था, ठीक है।
अब उसने क्या किया, लुई 16 ऑर्डर्स मिलिट्री टू असेंबल इन पेरिस एंड आउटसाइड वर्साइल्स। अब उसने क्या किया, मिलिट्री को बुलाया, आर्मी को बुलाया इस टाइम पे कि लोग काबू में नहीं आ रहे, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो आर्मी को बुलाया उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या हुआ। अब ये क्या था, इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये बास्टील का किला बोलते हैं इसको। बास्टील एक तरह से ये प्रिजन भी थी, जेल थी। इस किले में जेल बना रखी थी। और क्या था, इस किले में बहुत बड़ा एक आर्मरी हाउस था। आर्मरी मीन्स जहाँ पे आर्म्स इकट्ठे किया जाता है, आर्म्स, ARMS मीन्स जहाँ पे बंदूक, बारूद, वेपन्स ये रखे जाते हैं। तो इस किले में, बास्टील के किले में क्या था, एक तो प्रिजन थी, और प्रिजन के बाद क्या था, इसमें वेपन्स थे। तो ये चीज़ें थी। अब लोगों ने इसके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। जो ये बास्टील का किला था, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील। 14 जुलाई 1789 को हुआ, कि जून का टाइम चला गया, लोग गुस्से गुस्से में रहे। अब जुलाई में उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को बास्टील के किले पे हमला कर दिया और इसको बस तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ा भी इस तरह से तोड़ा लोगों ने कि इसका नामो निशान ही मिटा दिया। यहाँ से वेपन्स लूटे, हथियार लूटे, और इस बास्टील के किले का, इस प्रिजन का, जेल का नामो निशान मिटा दिया। लोगों ने एक एक ईंट उखाड़ ली, इसकी एक एक ईंट उखाड़ के बेच दी लोगों ने। ये देखो, बिल्कुल इसको इसको बाद में कुछ दिन बाद देखा गया तो यहाँ पे कुछ नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना इसको मतलब ख़त्म कर दिया था बास्टील के किले को। अब क्या क्या, किस चीज़ के लिए क्या, कि रिवोल्ट, लोग रिवोल्ट करते हैं, राजा के विरुद्ध खड़े होंगे तो कुछ हथियार भी तो चाहिए, क्योंकि राजा के पास तो हथियार होते हैं, राजा के सैनिकों के पास बंदूकें होती हैं, बारूद होती हैं, तलवारें होती हैं। तो वो तो आम जनता को मार देंगे ऐसे। तो आम जनता कैसे उनका मुकाबला करेगी, उनको भी तो हथियार चाहिए। तो वो हथियार लूटने के लिए उन्होंने इस पर हमला किया। तो इसमें जो महंगी महंगी चीज़ें थी, जो ईंटें थी, सब कुछ, जो दरवाजे थे, सब कुछ निकाल के बेच दिया, और हथियार भी अपने पास रखे। अब इस दिन को क्या बोलते हैं, जिस दिन अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये सोचा कि हमने तो एक बहुत बड़ी जंग को फतह कर लिया। तो उस दिन के लोग को, 14 जुलाई को, आज भी फ्रांस के लोग बास्टील डे सेलिब्रेशंस के नाम से, मतलब एक उत्सव मनाते हैं, बास्टील डे, फ्रांस के लोग। तो ये क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को। अब ये रिसेंट न्यूज़ में भी था, ये 2016 में न्यूज़ में था, क्योंकि 14 जुलाई 2016 में बास्टील डे सेलिब्रेशन चल रहा था एक जगह पे, फ्रांस में, पेरिस में। और पेरिस में वहाँ पे एक ट्रक आ गया, अभी की बात है 2016 की, और ट्रक ने बहुत सारे लोगों को कुचल दिया। तो ये इस तरह से इसमें हुआ था। ये किला क्या था कि 400 से 500 साल पुराना किला था, उस टाइम की बात है। तो ये तोड़ा लोगों ने इसको। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम, क्या था कि अब ये नेशनल असेंबली थी जिसमें 600 लोग थे। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, कि जो नेशनल असेंबली 600 लोग थे उसमें उसमें कुछ लोग फर्स्ट स्टेट से भी शामिल हो गए और सेकंड स्टेट से भी शामिल हो गए। फर्स्ट स्टेट में क्या बोलते हैं हम उसको, फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी। क्लर्जी के भी दो पार्ट थे, अपर क्लर्जी एंड लोअर क्लर्जी। लोअर क्लर्जी में क्या थे, जो फादर्स वो थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, जो चर्चेज़ के जो फादर थे, चर्च के बिशप्स थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, उनको क्या बोलते थे, लोअर क्लर्जी। तो वो भी इसमें थर्ड स्टेट में शामिल हो गए, नेशनल असेंबली में। और सेकंड स्टेट की जो नोबिलिटी थी, जो राजा का मंत्रिमंडल था, उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो जो प्रोग्रेसिव थे, जो लिबरल थे। लिबरल मीन्स उदारवादी, मतलब जो चाहते थे कि देश प्रोग्रेस करे, जो थिंकिंग है लोगों की जो बदले, विकास हो, राजा राजा ही देश में शासन ना करे, देश में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हो, रूल हो, इस तरह से चाहते थे वो। तो कुछ फर्स्ट स्टेट के लोग, कुछ सेकंड स्टेट के लोग थर्ड स्टेट में नेशनल असेंबली में शामिल हो गए उसमें। तो नेशनल असेंबली, अब उन्होंने क्या बोला, नेशनल असेंबली ने अपने आप को, कि पहले तो थर्ड स्टेट ने क्या बोला कि हम नेशनल असेंबली अपने आप को नाम देते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो ये बास्टील के किले पे हमला करने के बाद, कि हम नेशनल असेंबली आज के बाद किस नाम से जानी जाएगी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मीन्स हम अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। आपने इसमें पॉलिटी में पढ़ा होगा, 8th में, 9th में, 7th 8th में भी आता है कि हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी नवंबर 1946 में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। इसी तरह इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया। तो किस लिए किया, इन ऑर्डर टू अबॉलिश द फ्यूडलिज्म एंड लिवाइड यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल। इन्होंने इसलिए किया कि जो फ्यूडलिज्म है, राजा का मंत्रिमंडल है जो लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, जो सामंत है राजा के, वो
लोगों के कॉमन मैन पे क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनसे टैक्स वसूलते हैं, फार्मर से, फैक्ट्री वर्कर से, आर्टिसन से, और खुद टैक्स देते नहीं। मैंने आपको पीछे बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं भरते थे, सारा टैक्स कौन भरता था, थर्ड स्टेट के लोग। तो उन्होंने ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन इसलिए किया कि टैक्स सभी भरे, टू लिवाई यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल, कि सभी एक यूनिफॉर्म टैक्सेस हो, सिर्फ थर्ड स्टेट नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही टैक्स भरे। तो एक तो मेन रीज़न ये था। दूसरा क्या था कि इसको देखते हुए अब वो डर था लोगों में, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की, भाई क्या है, थर्ड ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब इस ये क्या दबाव बनाने की कोशिश करे। दबदबा हो गया था पूरे फ्रांस में इसका, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। राजा मतलब इतना इस हद तक हो गया था दबदबा की, मीन्स राजा भी कॉम्प्लेक्स फील करने लग गया था। राजा भी सोचता था कि अब तेरी पावर ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो राजा बाबू को भी डर लगने लगा। अब राजा बाबू को डर लगने लगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को भी डर लगेगा। तो उनको डर लगा तो क्या हुआ, लोग देश छोड़ के, मैनी नोवेल्स फ्लड टू नेबरिंग कंट्रीज इन यूरोप। तो अब फ्रांस क्या है, यूरोप में ही तो है। अब फ्रांस छोड़ के नोबल जो है सेकंड स्टेट के लोग, वो कुछ नोबल्स, कुछ राजा के मंत्रिमंडल, सामंत, ये देश छोड़ के भागने लग गए। अब देश छोड़ के भागने, तो उस टाइम पे ये वर्ड आया था एमिग्रेस। इनको क्या बोलते थे, एमिग्रेस। ये फ्रेंच वर्ड है, तो आजकल इसका इंग्लिश में इसको चेंज किया गया, जिसको बोलते हैं एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मीन्स जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। उसके बाद एक नया वर्ड आया, इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट मीन्स जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। और जो अपने देश का सिटीजन दूसरे देश में जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। उसके बाद अब क्या हुआ, अगर राजा ने सोचा, नोबिलिटी यानी सेकंड स्टेट के लोग देश छोड़ के भागने लग रहे थे। अब फर्स्ट स्टेट राजा ने सोचा अब कि फर्स्ट स्टेट का भी कुछ किया जाए, वो भी डर रहे हैं। तो उसने क्या किया, क्लर्जी बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेट को, मैंने बताया था आपको। अब क्लर्जी रिड्यूस्ड बाई 1/3। अब क्लर्जी में कितने लोग थे, 300, उनको 1/3 से यानी 100 लोगों से कम कर दिया गया। और उनको क्या किया, मेड सिविल ऑफिसर्स। उनको राजा ने क्या बोला, जो फादर्स थे, बिशप्स थे, कि आप लोग आइए और सिविल ऑफिसर हमारे दरबार में ऑफिसर बन जाइए। तो उनको क्या किया, उनको कम किया उनकी संख्या को, क्लर्जी को, और 1/3 से कम किया। और अपने उसने दरबार में, अपने कोर्ट में उनको सिविल ऑफिसर बना दिया। और उससे क्या हुआ, पोप गुस्सा हो गए। पोप कौन होते हैं, पोप होते हैं जो जितने भी चर्च होते हैं उनके सबके हेड, क्रिश्चियंस के जो एक सिंगल एक पर्सन होता है, हेड होता है, जिसको बोलते हैं हम पोप। तो उससे पोप भी गुस्सा हो गए कि जो चर्च में, अब राजा ने चर्च के मामले में दखल अंदाजी की है, फादर्स को सिविल ऑफिसर बना दिया, इस मामले में पोप गुस्सा हो गए। तो मेन ये आज हमने इस लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपको लगा होगा, एक कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया है। आप इसको अगर चैप्टर में पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे, तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। अब आप बुक में पढ़ोगे, अब मेरे समझाने के बाद, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आएंगी इसमें। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो आज इसकी ये सेकंड पार्ट था इसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अभी हमने हाफ ही किया, इसके बाद बहुत कुछ है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो देखनी है, विदाउट एनी ब्रेक देखनी है। बीच में कोई आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, तो उसको एंड तक कंप्लीट किए, सिंगल गो में कंप्लीट करो उसको, तो तब आपको समझ आएगा। और अब कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा आपको, जो क्वेश्चंस करने हैं। तो ठीक है। उसमें अब देखो, इसमें ये क्या है, लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब पहले क्या था, अब्सोल्यूट मोनार्की थी, राजा ही था। एब्सोल्यूट में बिल्कुल एकदम मोनार्की, एकदम राजा का कंट्रोल था। तो क्या किया है नेशनल असेंबली ने, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि बोला कि चलो ठीक है, मोनार्की रहने दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए इस मोनार्की में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तो एटलीस्ट इसको कन्वर्ट करो, एक लॉ तो होना चाहिए, एक संविधान तो हो जिसके अकॉर्डिंग हम एक इस देश को गवर्न किया जाए। गवर्न मीन्स देश को चलाया जाए। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बोला। बस, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम अच्छे से, विद न्यू एफर्ट, नए जोश के साथ। टिल देन, बाय बाय।